का सारथी। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। मंथन में आज दो अहम मुद्दे लेकर हम आए हैं। पहले हाफ में बात करेंगे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की राजनीतिक सफर और उनके उतार चढ़ाव की, और हाल में ही उनकी राजनीति से, सक्रिय राजनीति से, चुनावी राजनीति से संन्यास की अटकलों की। तो वहीं उत्तर प्रदेश में माफिया को लेकर दावे प्रतिदावे, इलाहाबाद का जो हत्याकांड हुआ है, उमेश पाल हत्याकांड, उसके मास्टरमाइंड को लेकर एक फोटो जारी की जा रही है और सदाकत नाम का वो शार्प शूटर जिसे बताया जा रहा है, उसकी फोटो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के साथ वायरल हुई है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी एक करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और नेता उदय भान करवरिया के साथ भी सदाकत की फोटो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ये बता दिया है कि भाई अगर आप मेरे ऊपर कीचड़ उछालोगे तो ये कीचड़ आप पर भी है। सवाल यही है, ये कीचड़बाजी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां माफिया उन्मूलन को लेकर पिछले 6 साल से काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ऐसी उम्मीदें हैं, उस दौरान ये घटना अपने आप में एक बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। और सबसे बड़ी बात यही है, आज मंथन में इसी सवाल को हम उठाएंगे कि माफिया को किसकी सरपरस्ती, बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 दिनों तक चले कांग्रेस के महाधिवेशन में या राष्ट्रीय अधिवेशन में, उदयपुर के बाद ये सबसे बड़ा दूसरा अधिवेशन था सीडब्ल्यूसी का चुनाव। तमाम दृष्टिकोण से, 2024 के दृष्टिकोण से कांग्रेस का ये अधिवेशन महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन के दौरान पूर्व अध्यक्ष और एक तरीके से कांग्रेस के अब संरक्षक की भूमिका में मौजूद सोनिया गांधी ने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी। उनकी यह वाक्य कहने के बाद से मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगी, तरह तरह की खबरें लगी, बहुत सारे सवाल मीडिया में उठाए जाने लगे कि क्या सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास ले रही हैं, या वो संन्यास की एक तरीके से अनौपचारिक घोषणा उन्होंने कर दी राष्ट्रीय अधिवेशन में, महाधिवेशन में। क्योंकि अधिवेशन में देश भर से तमाम डेलीगेट्स आए थे और किसी भी घोषणा, किसी भी नीतिगत घोषणा, किसी महत्वपूर्ण घोषणा के लिए इससे बेहतर मौका कोई होता भी नहीं है। तो एक तरीके से कांग्रेस का यह महाकुंभ था और इसमें सोनिया गांधी का यह कहना कि मेरी जिम्मेदारी बस यहीं तक थी, अपने आप में कई सवाल छोड़ गया। और ये कहा जाने लगा कि क्या वो स्वास्थ्य कारणों से संन्यास ले रही राजनीति से, या वो एक तरीके से वो अपनी जो कांग्रेस को वो अब देख रही हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और तमाम दिग्विजय सिंह, तमाम नेताओं के हाथ में वो कांग्रेस को महफूज मान रही हैं, इसलिए वो विराम ले रही हैं या अल्प विराम ले रही हैं, या चुनावी राजनीति से वो किनारा कर रही हैं। एक ये भी सवाल उठा कि सोनिया गांधी क्या 2024 में अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से फिर चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर भी कई तरीके की ट्रोलिंग भी चल रही है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर ट्रोल भी कर रहे हैं। बीजेपी के ट्रोल्स, जो बीजेपी के समर्थक खुद को बताते हैं, वो ट्रोल भी कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग उनको जवाब भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक प्रश्न राजनीतिक गलियारों में है। हालांकि इस प्रश्न का जवाब सोनिया गांधी की मौजूदगी में मंच से कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने खुद दिया कि नहीं, सोनिया जी के बारे में जो खबरें हैं, मीडिया कृपया अफवाहें मत फैलाए। लेकिन और सोनिया उस पर मुस्करा दी। तो मुस्कराहट और बहुत सारी चीज़ों के इनके मायने होते हैं। लेकिन एक सवाल और, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सोनिया गांधी को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करना चाहती, या कांग्रेस का उन पर दबाव है बार बार। क्योंकि पिछले दिनों
जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो सोनिया गांधी ने सदन में कह दिया था कि अब शायद वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और उन्हें अब आगे बहुत ज़्यादा किसी सक्रिय पद पर रहने की उनकी तमन्ना नहीं है। लेकिन फिर वो दोबारा ऐसी स्थितियां बनी कि वो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी और काफ़ी दिनों तक फिर एक तरीके से उन्होंने पार्टी चलाई। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस उन्हें विवश करती है, कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता क्या उन्हें विवश करता है कि नहीं आप बनी रहिए। अलका लांबा की कुछ भाषा इसी तरीके की थी। वरिष्ठ पत्रकार नवेद सिको अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि भारत में राजनीति के इतिहास को निष्पक्षता का चश्मा लगाकर अगर देखिए तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विरासत एक विदेशी मूल की महिला के हिस्से में आई है। कुर्सी की मोहमाया से दूर रहना महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सिद्धांत था। इस विरासत को अपनाकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के पद को अस्वीकार कर दिया था। इतिहास गवाह रहेगा कि गांधी के बाद सोनिया ही हैं थी जिनके सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी सजी थी, लेकिन वो इस कुर्सी की मोह माया से दूर रहकर राजनीति में सक्रिय रहीं। सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत के साथ अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिज्ञों को ये बताया है, नेताओं को ये बताया है कि राजनीति का नाम सिर्फ कुर्सी ही नहीं है, त्याग भी है। तो मंथन आज हम लगातार जो हमारा पहला सेगमेंट है इसी पर होगा। राजनीतिक सफर के उतार चढ़ाव की तमाम बातें होंगी, हमारे मेहमान जुड़ेंगे। सोनिया गांधी ने क्या कहा एग्जैक्ट, उसे जरा सुनिए। Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Joro Yatra. अब वो साफ साफ कह रहे हैं कि माई इनिंग कंक्लूड विद भारत जोड़ो यात्रा। अब वो किस इनिंग की बात करें? लाख कांग्रेस के लोग अलका लांबा मंच से कहें, दबाव बनाया कि नहीं सोनिया जी का आशीर्वाद रहेगा। भाई आशीर्वाद तो जीवन पर्यंत रहेगा। सोनिया जी जब तक इस दुनिया में रहेंगी तब तक उनका आशीर्वाद कांग्रेस की तरफ रहेगा, कांग्रेस के लिए रहेगा, नेताओं के लिए रहेगा। राहुल सोनिया जो कांग्रेस के शीर्ष पदों पर रहे हैं और सोनिया गांधी ने उस कांग्रेस को जब वो राजनीति में आई थी बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आई थी, 10 साल वो सत्ता में लेकर आई, तो वो बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनका आशीर्वाद तो रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि माई इनिंग इज कंक्लूड, वो कह रहे हैं कि कंक्लूड हो चुकी है उनकी पारी। ये बहुत सारे संकेत और संदेश दे रहा है। और मैं जो इससे समझ पा रहा हूं कि शायद सोनिया गांधी अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगी, या एक तरीके से उन्होंने निर्णय ले लिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने इसका संकेत दे दिया है। लेकिन जो कांग्रेस है, जो मैं बात कर रहा था, ये कांग्रेस लगातार उन पर दबाव बना रही है कि नहीं वो सक्रिय राजनीति में रहें। उसी दबाव का एक हिस्सा है अलका लांबा का ये मंच से ये बातें कहना। बात करने को मिला, कल से सामने बैठी थी, आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी, ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने ये आज साफ किया है। और मीडिया को भी कहूंगी, जो कल से आप अफवाहें फैला रहे हैं उस पर विराम लगा दीजिएगा। मैडम, मुझे सोनिया गांधी मुस्कुरा रही हैं, वो कह रही हैं कि एक तरीके से उनका संकेत और संदेश साफ, वो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। कार्यकर्ताओं के जो उनके प्रति प्रेम है, नेताओं का उनके प्रति जो प्रेम है, उसके लिए वो प्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं। मैं मेहमानों को शामिल करूंगा चर्चा में। नवेद सिको साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र दुबे साहब इस देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हम लोगों के बहुत अग्रज। और हमारे साथी युवा पत्रकार विजेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। नवेद सिको साहब, मंथन आपसे ही शुरू करता हूं। आज आपने अपनी फेसबुक वॉल पर गांधी और सोनिया गांधी
दोनों में एक समानता का एक जिक्र किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नहीं, अलका लांबा का जो कन्वर्सेशन हमने सुना है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैडम का आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन जो शब्द सोनिया गांधी ने कहा कि माई इनिंग इज कंक्लूड, वो कह रहे हैं कि मेरी पारी एक तरीके से खत्म हुई, जो मैं समझ पा रहा हूं। अगर इसमें कोई ज़्यादा अंग्रेजी हो तो फिर मैं नहीं कह सकता, सुरेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत अंग्रेजी का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, वो सामान्य सा ज्ञान है मुझे। ये क्या, इसको क्या संकेत और संदेश मान रहे हैं नविद भाई? सर, साफ तौर पे सोनिया जी ने अपने भाषण में ये बात कही है और उसका कारण भी है। उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, अस्वस्थ भी वो है, और वो लगातार कहती रही हैं कि अब हमारे ये जिम्मेदारी पूरे तरीके से पार्टी की हम नहीं उठा सकते हैं। अध्यक्ष पद का त्यागना भी यही एक कारण था, क्योंकि वो अस्वस्थ है, ये बार बार वो भी कह चुकी हैं। और बाकायदा सब लोगों ने उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट देखी है, उनका इलाज चलता है, उनकी एक अच्छी खासी उम्र भी हो चुकी है, और उन्होंने एक लंबी सेवा भी की। इस बात में कोई शक नहीं है कि विदेशी मूल की एक महिला इस देश में रम गई, यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ के मिजाज को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की राजनीति को बखूबी समझा, और यहाँ के एक जो सौंदर्य है भारत का, उसके साथ में ढल के ये कहना भी अब बड़ा कठिन हो गया है कि उनका ताल्लुक विदेश से कभी था। भारत की राजनीति में उन्होंने जितनी दक्षता से पारी खेली, इस बात की सराहना मुझे लगता है विपक्षी भी कर सकते हैं। विपक्षी मतलब जो गैर दूसरी पार्टी के लोग जो हैं, जो सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, या अन्य दल भी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि सोनिया गांधी जी का एक बड़ा योगदान रहा है। भारत की सबसे बड़े राजनीतिक दल को उन्होंने एक बुरे वक्त में संभाला, सत्ता की बागडोर भी उनको मिली, और इस सत्य को भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की उनके अंदर कभी लालसा नजर नहीं आई, और उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी, एक बहू होने के नाते, एक भारत की सबसे बड़े राजनीतिक दल की बागडोर संभालने की एक जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब वो पूरे तरीके से पार्टी को उतना योगदान नहीं दे सकती हैं जितना वो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले देती थी, क्योंकि स्वास्थ्य के भी कई कारण होते हैं, उम्र का भी एक तकाजा होता है। और अलका लांबा जी कह रही हैं, अच्छी बात है वो, और ये बात, उनकी बात आंशिक रूप से मैं सही भी मानता हूं कि मार्गदर्शन उनका जरूर रहेगा, क्योंकि उनका एक कद है और पार्टी की उनकी सेवाएं हैं, और नेहरू परिवार और गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा वो हिस्सा है, और उन्होंने उस विरासत को भी संभाला है। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी ने जो एक नई लकीर खींची है, और खास तौर से जो एक इल्जाम लगते रहे कि नेहरू गांधी फैमिली में सिमटी रही है पार्टी, एक ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी को ये सबसे बड़े पद दिया है। और उस इल्जामों से बचने के लिए हम लोगों ने देखा कई पोस्टर जारी होते हैं जिसमें सोनिया गांधी जी की अगर तस्वीर होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से छोटी होती है, राहुल गांधी की अगर छोटी होती है। तो ये सारे संकेत वो भारत की जनता को देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगने वाले सारे आरोप एक परिवार चला रहा है, नहीं, हमारे क्या लोकतंत्र है। और हम ये कतई ये बात सही नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का मतलब सोनिया या राहुल। ठीक बात है। सुरेंद्र जी, आपने बहुत दशकों तक, मतलब मुझे लगता है 50 साल आपको पत्रकारिता में हो गए, और पूरा आपने देखा तमाम दलों का। आपने वो वक्त भी देखा जब कांग्रेस अपने चरम पर थी, उसके नेता, उसका एक डिप्टी मिनिस्टर अगर किसी जिले में आ जाता था तो बिल्कुल पूरा जिला एक पांव पर खड़ा हो जाता था। वो दौर भी आपने देखा है। सोनिया गांधी का ये संकेत और संदेश, क्या आप मानते हैं कि 2024 में वो सक्रिय राजनीति में नजर आएंगी? देखिए, एक बात ये समझिए, जब वो कह रही हैं कि माई इनिंग्स हैज एंडेड, इससे दो संकेत दे रही हैं। राजनीति में जो कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं, जो बिटवीन द लाइन्स हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक, क्योंकि खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और ये खड़गा का अध्यक्ष थे। एक संदेश उनका ये है कि कोई उनको किसी को गलतफहमी न रहे कि कोई हम शैडो बॉक्सिंग से खेल खेल रहे हैं। दूसरा, जो राहुल का कद इस दौरान बढ़ा है बहुत, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और हर माँ की एक इच्छा होती कि उनके बाद उनका
मतलब पॉलिटिकल अंपायर, वहां तो पॉलिटिकल अंपायर ही है, तो संभाल। तो वो राहुल गांधी को और मजबूत देखना चाहती है। ये बात कि साहब अस्वस्थ है, अस्वस्थ बहुत लंबे अरसे थे। और रही बात सक्रिय भी, तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण बहुत सक्रिय तो नहीं थी। पॉलिसी लेवल पर ही उनकी बात चलती थी, और वो जब स्वस्थ थी तब भी उनका यही स्टाइल था। वो शुरू से जब राजीव गांधी जिंदा थे तो उस दौरान भी हमने बहुत बार देखा है उनको। उनका स्टाइल एक मतलब समर्पित पत्नी का रहा। कभी उन्होंने राजनीति में इंटरफेयर करने की कोशिश की। जब उनके पति शहीद हो गए और स्थितियां बदली, तब वो एक लंबे अरसे तक, क्योंकि पहले सास और फिर पति को खो चुकी थी और एक दूसरे देश से आई हुई महिला, उसकी मनोदशा को आप समझ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि वो त्याग किया सब, लेकिन उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण थे। और वो राहुल के बारे में इतना सेंसिटिव थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि राहुल के बारे में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए। इसलिए वो राजनीति से दूर रहे, और इसीलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और उसका एक फायदा ये हुआ कि अगर मान लिया राहुल को उसमें अध्यक्ष बना देती, तो जो यूपीए बना वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप उम्र का एक तकाजा है ना। तो जो सोनिया गांधी का उम्र का वो हिसाब किताब, उस पर सारे नेता इकट्ठा हो जाए। राहुल के साथ आज भी इकट्ठा होने की दिक्कत होगी। जैसे अब वो खड़गे साहब हैं, उनकी उम्र बहुत अच्छी है, 80 से ऊपर, तो उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होंगे और बाकी जो कमान है राहुल गांधी के पास होगी। सोनिया गांधी जैसा हल्का कह रही है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, और स्वाभाविक भी है कि परामर्श मिलता रहेगा, जाहिर है। कोई और राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। राजनीति में कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में है ही कहाँ। एक्टिव पॉलिटिक्स में तब माना जाता है कि रोज जाकर के मीटिंग कर रही हो, रोज भाषण दे रही हो, या मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। अभी भी जो पिछले कई वर्षों से वो इनएक्टिव होते हुए पार्टी में एक्टिव हैं, तो इस ढंग की एक्टिवनेस उनकी जारी रहेगी। और अभी जैसे हमारे छोटे भाई नावेद सुको ने महात्मा गांधी और उनके बीच की तुलना की, मुझे लगता है ये तुलना सही नहीं, क्योंकि दोनों का एक दायरा अलग था। महात्मा गांधी की अपनी जो टावरिंग पर्सनालिटी, उसके सामने इस शताब्दी में कोई नहीं ठहर सकता। मानने को तो सोनिया गांधी, हम कहते हैं कि जो जिस ढंग से आंदोलन किया राहुल गांधी, आंदोलन किया तो भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भी बहुत से लोगों को गांधी दिखा, क्योंकि गांधी एक विचारधारा कोई व्यक्ति नहीं है। उस दृष्टि से देखा जाए तो माँ बेटे दोनों का अंदाज ये है कि सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमें बहुत राजनीति पर काबिज होने की चिंता नहीं है। और अब जब इस दौर में जहां कांग्रेस का मतलब कहना चाहिए पुनर्उदय, पुनर्जीवन, ये कांग्रेस फिर से एक्टिव हुई, ऐसे में सोनिया गांधी खड़गे साहब को कहीं भी छोटा दिखा करके पार्टी में जो नई जान आई है उसको खराब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कही है सुरेंद्र जी ने कि खड़गे को वो छोटा नहीं दिखाना चाहती। हालांकि प्रधानमंत्री ने वो छतरी वाला मुद्दा उठा दिया कि भाई छतरी सोनिया गांधी के सर पर और खड़गे की सिर पर कुछ नहीं। ये सवाल उन्होंने उठाया है, इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न सुरेंद्र जी ने कहा कि वास्तव में आज राजनीति की ऐसी डिमांड है कि राहुल गांधी, खड़गे, इनका कद बड़ा दिखे, अगर सोनिया गांधी का शैडो रहेगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरी इनिंग कंक्लूड हो गई। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों की।
कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन सोनिया गांधी एक तरीके से अपने जो पारी को कंक्लूड करती नजर आ रही है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा और अब शायद कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो चीज़ों को ओवर शैडो करें। खड़गे जी को अध्यक्ष उन्होंने बना ही दिया है, राहुल गांधी का कद बड़ा है। अब वो नहीं चाहते कि किसी शैडो में राहुल गांधी ने जो राजनीति में मुकाम अब वो पहुँचे हैं उससे उनको कहीं कोई चीज़ें कोई दिक्कतें हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस को की बागडोर अपने हाथ में ली थी, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को सत्ता पर काबिज किया। 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। ये बहुत सारी चुनौतियां आगे की पीढ़ी पर होंगी। युवा पत्रकार हमारे साथ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। गांधी परिवार का एक तरीके से वो मुकाम है, हाल मुकाम जिसे कहते हैं प्रयागराज, आनंद भवन। ब्रजेंद्र प्रताप आजकल आनंद भवन अक्सर चले जाते हैं घूमते फिरते। ब्रजेंद्र, कुल मिलाकर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भाई सोनिया गांधी कह रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या सोनिया गांधी इस बार सक्रिय राजनीति में या चुनावी राजनीति में आपको नजर आएंगी, हम सबको नजर आएंगी 24 में या 23 में, अभी जो विधानसभा के महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं? दुर्गेन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए ब्रजेंद्र। सोनिया जी ने जो कहा कि उनकी इनिंग खत्म हो रही है और राहुल और खड़गे साहब को उन्होंने आगे किया, अगला जो चुनाव होगा उसमें सोनिया जी जरूर दिखेंगी, लेकिन कुछ चुनिंदा जगहों पर दिखेंगी। सोनिया जी विश्राम की अवस्था में तो काफी दिनों से हैं, लेकिन सोनिया जी का जो शैडो कांग्रेस के अध्यक्ष पर और कांग्रेस के युवराज पर राहुल गांधी पर जो पड़ रहा था, वो शैडो उन्होंने अपना दूर किया कि कोई ये ना कह पाए, खासकर नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टीम है, कि एक छत्र छाया में एक रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाले अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, या मां की छाया में चलने वाले राहुल गांधी नेता हैं। ब्रजेंद्र कहा, लेकिन मोदी ने भी कहा, रायपुर वाली तस्वीर देखकर, छाते वाली तस्वीर बड़ी वायरल है। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के सर पर छाता है, खड़गे बिना छाते के हैं। उन्होंने दलित कार्ड खेल दिया कि भाई देखिए। और आप देखिए कि ये सोनिया जी का जो बयान आया वो दूसरे दिन ही आ गया। वो दूसरे दिन ही आ गया कि भाई छाता हट रहा है, छतरी हट रही है। न खड़गे साहब पर छतरी रहेगी, न राहुल पर गए रहेगी। और आप देखिए दुर्गेन जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इस भारत जोड़ो यात्रा में लोगों ने राहुल को नए रूप में देखा। पूरे देश में जो एक नैरेटिव सेट था कि राहुल पप्पू हैं, सोशल मीडिया उनकी छवि का यही हनन करता था ना, लेकिन इस पूरी भारत यात्रा ने राहुल को एक नए रूप में पेश किया है जनता के सामने। खुद राहुल ने अपने आप को बहुत बदला है। ऐसी स्थिति में आप याद करिए, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस वक्त सीताराम केसरी जी को भी एक कहते थे कि वो कांग्रेस चलाएंगी, सोनिया जी चलाएंगी, रिमोट कंट्रोल से चलाएंगी। लेकिन अब जितना हमला केसरी जी के टाइम पर होता था, उतना अब खड़गे साहब पर नहीं होगा, सोनिया गांधी के विड्रॉ करने से, पीछे हटने से। और पीछे तो हटी ही थी, ऐलान कर देने से। वो कांग्रेस की हैं, कांग्रेस गांधी परिवार से ही जानी जाती है, वही उसकी आधारभूत ताकत है। लेकिन सोनिया जी सामने आकर किसी मीटिंग में रहना, यूपीए की चेयरपर्सनशिप करना, इन सब चीजों से उन्होंने विड्रॉ करके राहुल के लिए भी रास्ता खोला है, और खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब को भी आगे बढ़ाने का रास्ता उन्होंने खोला है। ठीक बात है, क्योंकि एक कुमार भी है बिहार में, वो नीतीश कुमार और खड़गे। अब सोनिया जी पीछे हटी हैं, तो जनता का आदमी लोकतांत्रिक दिखने के लिए कि खड़गे का चेहरा है, अब नीतीश का भी दावा कमजोर पड़ेगा। एक ब्रजेंद्र एक नई बात कह रहे हैं सुरेंद्र जी। ब्रजेंद्र इस मसले को और उधर लेकर गए, लेकिन मेरे अंदर बहुत बेचैनी है कि सोनिया गांधी क्या रायबरेली 24 के चुनाव लड़ेंगी। सुरेंद्र जी, आपका लंबा अनुभव है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या लग रहा है आपको? अब मैं 60% जो मान के चलता हूँ लड़ेंगी। देखिए, उनके चुनाव लड़ने से एक प्रेजेंस बनेगी, और इतनी प्रेजेंस बनाना यूपी में कांग्रेस को बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ स्थितियां जो है उतनी अच्छी नहीं जितनी साउथ में है।
और तो इसलिए मुझे लगता है कि रायबरेली से सोनिया जी चुनाव लड़ेंगे। मैं इसको 60-65% बिल्कुल मान रहा हूँ। हाँ, तो बाकी आपने फिर पूरा ही मान लिया, फिर बचा कुछ नहीं ज्यादा फिर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लड़ेंगे। वो जी प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी जी। दोनों को रायबरेली के पड़ोसी जिले वाले हैं, जिनको राज्यसभा भेज चुकी है कांग्रेस। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। वास्तव में चुनाव लड़- ये बड़ा अहम प्रश्न सुरेंद्र जी करेंगे। नहीं, 65% वो एक तरीके से सोनिया गांधी को वो लड़ता नजर आएंगी या वो लड़ता देखेंगे। अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी नेता हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती हैं, एक माहौल कांग्रेस के लिए बनेगा निश्चित तौर पर। ब्रेक के उस पार बात पोस्टर पॉलिटिक्स की होगी, जो फोटो वाली पॉलिटिक्स है माफिया को लेकर उसकी होगी। सुरेंद्र दुबे जी का मैं धन्यवाद करूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल की हत्या शुक्रवार को कर दी गई थी। वो राजू पाल एमएलए की हत्या में मुख्य गवाह थे और गवाही देकर आ रहे थे। आरोप यह है कि अतीक ने गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर राजू पाल के जो मुख्य गवाह थे हत्याकांड के, उमेश पाल, उन्हें गोलियों से भुनवा डाला। इस पूरे प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विधानसभा के अंदर और बाहर भी लगातार विपक्ष हमला करता रहा और समाजवादी पार्टी लगातार इस पर लगातार प्रहार करती रही। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड सदाकत को बताया गया है। पुलिस की पूछताछ में, एसटीएफ की पूछताछ में बताया गया कि सदाकत ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहकर ये सारे पूरा इसने जो हत्याकांड था उसको प्लान किया। और इस सदाकत को पुलिस ने, एसटीएफ ने एक शूटर बताया। और शूटर की जो फोटो वायरल हुई अखिलेश यादव के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री, और उसमें मरहूम अहमद हसन साहब भी दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में इस बात को कहा भी कि किसने मिलवाया था वो भी इसमें दिख रहे हैं, वो दुनिया में नहीं है। अखिलेश की फोटो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक हो गई और उनके नेताओं ने समाजवादी पार्टी को अपराधियों का संरक्षक बताया और कहा इसकी पुष्टि भी हो गई है, लगातार वो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा के बाहर या अंदर सवाल करने का हक नहीं है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक ट्वीट किया। ये दोनों तस्वीरें हैं, एक तरफ अखिलेश यादव के साथ ये सदाकत है, शूटर है, पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर है वो उदय भान करवरिया हैं, उनके साथ सदाकत की फोटो वायरल की गई है। ये बताया गया है कि सदाकत जब जेल से छूट कर आया तो करवरिया के घर गया था बिरयानी खाने। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ये कितनी सच है कितनी नहीं सच, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। अब एक तरीके से ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक अखिलेश यादव के साथ में, एक उदय भान करवरिया के साथ में। दामन, अगर ये इतना बड़ा शूटर अपराधी है तो जाहिर सी बात है एक समाजवादी पार्टी के साथ में है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ में है। समाजवादी पार्टी के लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि सदाकत अभी भी भाजपा का सदस्य है। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने सदाकत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के 2-3 नेता भी लपेटे में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही, उनको भी पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि माफिया की सरपरस्ती कौन कर रहा है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष तौर पर यह आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती है और समाजवादी पार्टी कहती है कि वो भी अपने दामन में झांकें। लेकिन कुल मिलाकर इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई। आज विधानसभा सत्र के 8वें दिन भी इसको लेकर सदन के बाहर दोनों दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया हम सुनते हैं, उसके बाद शिवपाल यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।
मैं कई मौकों पर ये बात कह चुका हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। सरकार डायलॉग से चल रही है। और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा? जब एक ही अधिकारी के पास सब कुछ होगा, आखिरकार सूचना क्यों रोक रहा है कोई? जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी। ये सरकार सोचती है डायलॉग से, किसी को सता के, नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है। और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है। दो पकड़े गए और भी तो हैं, और का भी तो गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और इसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। मामला नहीं है, बहुत गंभीर किस्म का अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ राजनीति में सूचना चाहते हैं तो सपा में भी कोई बच्चों के अपराधियों का संरक्षण करने वाले ना, हम पकड़ ले रहे हैं। सबको अपराध करने वालों के खिलाफ करके सारी बयानात आपने सुने। क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ अहम सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि भाई परमानेंट डीजीपी नहीं, और एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण अभी कही। वो कह रहे हैं कि जब एक ही अधिकारी के पास सब कुछ है तो मुख्यमंत्री तक सही सूचना नहीं जा रही। अभी तक तो विधानसभा में भी वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल है, योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बड़ी बात कही, एक अनुभव वाली बात कही, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल चुने हुए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई जब एक ही अधिकारी के पास पीर बावर्ची भिस्ती अगर एक ही आदमी है तो फिर वो सारी सूचनाएं तो वहीं रुक जाएंगे ना। वो अपने मतलब की सूचनाएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा, उस तरीके से मैनिपुलेट करेगा। वो कह रहे हैं परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं। आप कैसे किसी कानून व्यवस्था उसकी उम्मीद कर सकते हैं? अमेठी में दोहरा हत्याकांड, लगातार इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 दोहरे हत्याकांड हो गए, लगातार रेप हो रहे हैं, लूट हो रही। इधर जो क्राइम का ग्राफ है काफ़ी बढ़ा है, इस पर भी चोट कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को ही दोषी ठहरा रहे हैं अपराधियों को पालने पोसने के लिए। 2 मेहमान पहले से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार नवेश सिको और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। और इस बीच 2 नए मेहमान, साक्षी दिवाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। साक्षी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनोज यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। यादव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, अखिलेश यादव ने बड़ी पते की बात कही। वो कह रहे हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री रहे, उनको अनुभव है शासन चलाने का। वो कह रहे हैं कि भाई परमानेंट डीजीपी नहीं, सारी चीज़ें नहीं, सूचनाएं एक ही अधिकारी के पास आती। पता नहीं वो किस अधिकारी की बात कर रहे हैं, वो वही जाने या आप लोग जान सकते हो। कह रहे हैं वहीं तक सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने मतलब की सूचनाएं दबा लेते हैं और बाकी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा? मनोज यादव। बिल्कुल दुर्गेन जी, बहुत सारी बातें हैं जो इस सरकार ने दबा रखी हैं, छुपा रखी हैं, और अपने मतलब भर की जो बात होती है उसका गांठ खोल के रस्सी का सांप और सांप का रस्सी बनाने में महारता और पीएचडी हासिल कर रखी है। मैं सरकार से एक बड़ा वाजिब सवाल पूछना चाहता हूं। जब मुख्तार अंसारी, हमारा इन माफियाओं से कोई लेना देना नहीं, ये बात मैं पहले क्लियर करता हूं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, सरकार जब किसी मामले में रिएक्ट करती है तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम सरकार से और अंदर तक उससे सवाल पूछे। जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में होते हैं तो पूरा सेंट्रल से लेके और पूरा यूपी तक मनोज जी आपकी आवाज डिसरप्ट हो गई कहीं, सारी आ जाए। हाँ, अब मुख्तार अंसारी यहाँ पे आ जाए पंजाब से, नहीं फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वहां ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मैं कनेक्ट कर रहा हूं अतीक अहमद को। अतीक अहमद कहाँ है? साबरमती। और जानते हैं क्यों है? एक्चुअली गुजरात में समाजवादी पार्टी की सरकार है
और वहां मुख्यमंत्री हमारे हैं समाजवादी पार्टी के क्या पटेल क्या जी। बात कर रहे हैं भाई? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप क्या बात कर रहे हैं? ना 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 ना, पहले मेरी बात तो पूरी आज होने किस काल दीजिए। में जी रहे हैं भाई मनोज यादव? तभी तो बात समझ में आएगी आपके दर्शकों को ना जी। तभी समझ में आएगी। जी। और हम मुख्तार अतीक अहमद को संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे खतरे में था उत्तर प्रदेश में। तो हमने क्या किया, जहां हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार गुजरात में है वहां हम उसको ले जाके ऐसो आराम की जिंदगी साबरमती के आश्रम में दे रहे हैं, जो जेल है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी पाल पोस रही है अतीक अहमद को। बड़ा आरोप है ये। साक्षी दिवाकर इसका जवाब देंगी। कंप्लीट करिए मनोज यादव। ये बड़ी बातें और निकल के आएंगी। और वो वहां पे ऐसगाह में साबरमती में एसी कमरों में आराम कर रहा है। उसने वहां षड्यंत्र किया कि कैसे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए। उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में वहां वो प्रफुल्लित है, कोई उसकी जांच भी नहीं, उसको डर भी नहीं है वहां पे। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, बुद्धिमान लोग टीवी चैनल पे बैठे हैं अपने, वो सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मेरा बीजेपी से ये सवाल है कि आप समाजवादी पार्टी को कब तक सवाल पूछोगे, समाजवादी पार्टी से अपने कोर को कब तक छुपाओगे? मैंने तो मान लिया कि गुजरात में हमारी सरकार है, हम उसको सरपरस्ती ठीक है मनोज यादव, अब ये जवाब साक्षी दिवाकर देंगी। बोलिए साक्षी। तो आप टीवी पे दर्शक को जवाब दो। देखिए, हमारे प्रवक्ता भाई का जो सपना है गुजरात का तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश की भी ये दोबारा कल्पना नहीं कर सकते। गुजरात तो इनके मुद्दे पे ही आ रहे हैं अभी, जिस तरीके से आप जवाब अरे भूमिका बना रही भाई, आपकी तरह वो भी भूमिका बनाएंगे। राजनीतिक दल भूमिका बनाते हैं। देखिए वहां तो 27 वर्षों से उत्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगले 27 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो आप जो कल्पना चाहे गुजरात की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता आपको एक बार मौका देके देख चुकी है। और अभी जो बात आप कह रहे थे कि अभी हमारे पास परमानेंट डीजीपी भी नहीं है, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, जब जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अखिलेश जी थे उस समय तो डीजीपी परमानेंट थे, लेकिन उस समय कानून व्यवस्था किस हाल में थी आप बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश को दंगे का प्रदेश बोला जाता था। यहाँ पे इन्वेस्टर्स आने से डरते थे। कोई भी व्यक्ति शाम के बाद महिला छोड़ा पुरुष भी बाहर नहीं निकल सकता था। अपहरण जैसी जो घटनाएं थी आए दिन होती थी। तो जो स्थिति यहाँ पे देखी है सरकार लोगों ने, यहाँ की जनता ने, वो देखने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और दोबारा मौका इसलिए दिया क्योंकि उसने एक बदलाव देखा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो कानून व्यवस्था की बातें तो सपा के लोगों के मुंह से अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि आपको पूरा मौका देके देख लिया। लड़के हैं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। जितने आतंकियों के ऊपर से जो अब साक्षी जी मुद्दे का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप उस अतीक अहमद को आपकी गुजरात सरकार पाल पोस रही, वो साबरमती की जेल में षड्यंत्र करता है और प्रयागराज में मर्डर करवा देता है। आप क्यों नहीं रोक पा रही वहां? आपकी सरकार क्यों नहीं रोक पा रही? ये पूछ रहे हैं वो। जी देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि जितने भी अपराधी हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो बात मैं आज रिपीट कर रही हूँ, कुछ को मिला दिया गया है, जो बचे कुछ हैं उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो 6 साल से तो आप मिट्टी में मिला रहे हैं, अब कितने बचे हैं प्रदेश की जनता को बताइए। और अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि भैया टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दो। वो पता नहीं क्यों आप लोग छुपाए हुए हैं, बार बार मांग कर रहे हैं। ऐसा क्या है उस टॉप 10 अपराधियों में सूची में? अगर वो सूची आ गई तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी ने किसी अपने नेताओं की सूची जारी की है। ये भी इसमें सच्चाई है। तो जब तो समाजवादी पार्टी का पक्ष आप लोग क्यों ले रहे हैं भाई इतना? मनोज यादव ये कह रहे हैं कि भाई उसमें बहुत सारे लोग आपके होंगे, फिर मैं दोनों पत्रकारों के पास जाऊंगा। मनोज यादव जवाब दीजिए। आपके एक सवाल ने सारी जितनी भी गांठें बंदी थी सब खोल दिया। समाजवादी पार्टी को क्यों आप बचाने का प्रयास कर रहे हो भाई? हम बचा नहीं रहे, हम बचा रहे हो। देखिए एक मिनट मुझे जवाब देने देने प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। देखो हमें मत बचाओ। वो अलग बात कि उस टॉप 10 में कोई जीजा है, कोई साला है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई साड़ू है, कोई समधी है, कोई दामाद है, वो अलग बात है और रिश्ता बात को पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जहां से 2 बार प्रधानमंत्री जी जीते हैं और प्रधानमंत्री हैं, उस क्षेत्र में बनारस है उनका क्षेत्र, एमएलसी, हाँ वही बनारस की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, पूरा कंक्लूड करने दीजिए। उस क्षेत्र में जब एमएलसी का चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है, बसपा नहीं जीतती है, कांग्रेस नहीं जीतती है, वहां बीजेपी हारती है। और जीतता कौन है? एक माफिया की पत्नी जीतती है। और योगी जी मिट्टी में मिला रहे हैं, पता नहीं कितना मिट्टी में मिलाए कि बीजेपी को हरा के माफिया जीत जाता है। अच्छा आपको भी दिक्कत है क्या?
आपके भी रिश्तेदार है क्या? चिल्लाहट है बनारस ना, वाले आपके भी रिश्तेदार है क्या? देखिए नहीं, रिश्तेदार, आपके भी रिलेटिव हैं क्या रिश्तेदार है? देखिए रिश्तेदारी दीवानी आपको आती ओ है, माय गॉड, भी आपको आपके भी मैं अभी समझ रहा था चाचा बाबा जब जी से के आपके साथ रिश्तेदार आ हैं। गए हैं, सुन लीजिए आप सुन समझ में लीजिए, आया चाहे मुझे बाप की कि बात हो आपके भी चाहे चाचा रिलेटिव की हैं। बात हो, वेरी सम्मान देखिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रधानमंत्री जी सुन रहे देखिए होंगे, जो बड़ा ताली अच्छा लग बजा रहा रहे हैं, होगा। अरे मनोज यादव बनारस की बात लिए घूम रहे हो, ये मिर्जापुर में भी माफिया का ड्राइवर जिला पंचायत का अध्यक्ष हो गया। आपको पता नहीं क्या? आपको सब पता होगा। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के मैं जाऊंगा इनके पास, ये जरा फूफा मामा मौसा की जरा ज्यादा जानकारी रखते हैं कि कहाँ क्या है। प्रयागराज में इस समय रह रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है ब्रजेंद्र भाई। ये मामला अजब है, जब सूची की बात करते हैं तो साक्षी दिवाकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग ना जाएंगे, और मनोज यादव कह रहे हैं भैया जारी कर दो, हमारे फूफा मौसा मामा है जो अंदर कर दो। ब्रजेंद्र अनम्यूट करो भाई, आपको दर्शक सुन नहीं रहे हैं। दोनों लोग यही करेंगे। आवाज आई मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए ब्रजेंद्र। ये दोनों लोग यही करेंगे। वो कहेंगे सूची जारी कर दो। अपराधी दुर्गेन जी दोनों तरफ हैं, कोई रात में दल बदल लेता है, कोई दिन में दल बदल लेता है। पूरे पूर्वांचल में जितने अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी यादव आएंगे भाई, बोल नहीं तो पत्रकार को भी मौका दे लो, आप ही लोग बोलते रहो क्या टीवी में? नहीं बिल्कुल बोलिए, बोलिए। अपराधी समाजवादी पार्टी के पास भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हैं। ये 2 दिन से हत्या के बाद तीसरा दिन है आज। तीसरे दिन विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष हैं और दूसरे लोग हैं, इन लोगों ने यह मांग नहीं किया कि इस पर चर्चा कराई जाए, केवल और केवल पुलिस सुधार लागू करने की बात करें। डीजीपी हत्या नहीं रोक पाएगा, अखिलेश यादव का डीजीपी हो चाहे योगी आदित्यनाथ का डीजीपी हो, परमानेंट नहीं है, होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और केवल डीजीपी नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारें आई गई, एक एक अफसर के पास 2-2 दर्जन 4-4 दर्जन विभागों का काम हमेशा रखा गया। अखिलेश यादव की सरकार में भी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी और मायावती की सरकार में भी। एक आदमी, एक अफसर, 2 अफसर, ये ब्यूरोक्रेसी में अपना अपना नाम पैदा करते हैं। ये काम करते हैं कि नहीं करते अलग बात है, ये बड़ा अपराध हो गया इसलिए आप घेर सकते हो। लेकिन एक स्थायी व्यवस्था इस सरकार ने बनाई, ना अखिलेश की सरकार ने बनाई, ना मायावती की सरकार ने बनाई। 15, 18, 20 सालों में 2 दशक में दुर्गेन जी अपराधी फले फूले बहुत तेजी के साथ। ठीक बात है मनोज यादव, 10 सेकंड में फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रजेंद्र आप कंप्लीट कर लें बात को। ये दोनों तरफ अपराधी हैं, इसलिए इस तरह की बातें ना करें। जनता सब जान रही है, जनता को रूल ऑफ लॉ चाहिए, जनता को कानून का शासन चाहिए, वो देने के रास्ते खोले। चलिए एक ब्रेक पर जाते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मनोज यादव से पूछेंगे कि भाई अब रूल ऑफ लॉ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? विधानसभा में अखिलेश यादव चर्चा की मांग करें और कर भी रहे हैं। अगर सारी चीजों को आपस में बैठकर चर्चा हो कि भाई जो पुलिस में सुधार, इस पर भी बातचीत हो जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, हॉबी न्यूज, खबरों का सारथी। अब तक मंथन में जो बात एक समझ में आई हमारे कि भाई ये जो तत्कालिक व्यवस्था है, तात्कालिक रूप से आप बुलडोजर चला दीजिए, घर गिरा दीजिए, एनकाउंटर में मार दीजिए, इससे जो एक संगठित अपराध है उसका उन्मूलन थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक आप शांति अगर चाहते हैं तो रूल ऑफ लॉ या ऐसा कोई व्यवस्था आप करें जिसमें कम से कम ऐसी व्यवस्था हो, पुलिस सुधार हो, पुलिस अधिकारियों को अधिकार हो, ये सब बातें होनी चाहिए और विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार 3-4 दिन से इस पर चर्चा चाह रही, लेकिन अभी तक पुलिस सुधार इस पर कोई बात कहीं सदन में होती नजर नहीं आ रही है। नवेद सिको साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नवेद भाई, वास्तव में अब क्या है कि अगर एक दूसरे पे आरोप लगाकर ये राजनीतिक दल बच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप ये गुंडा आपका है, वो कह रहे नहीं आपके साथ भी फोटो है। जी,
जी बहुत चिंता का विषय है। कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं निकल पा रही है कि आने वाले समय में इस तरह का कोई आपराधिक घटना, इस तरह की वारदात नहीं होगी। चर्चा बहुत कड़वी हो गई है और कोई समाधान का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। मैं दो अहम बातें कहना चाहता हूं जो आपका विषय है, पहले मैं उस पर बात कर लूं कि पोस्टर की जो बात है कि दोनों ही समाजवादी पार्टी और भाजपा, दोनों ही पार्टियों का ये जिसके ऊपर एक बड़ा आरोप है, जो इस वारदात का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, ये दोनों के करीब तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो ये सच हो सकती है दोनों तस्वीरें, क्योंकि ये बात स्वाभाविक है कि जब भी कोई सरकार बनती है तो सबसे पहले और सबसे करीब आने की कोशिश क्रिमिनल ही करता है, अपराधी ही करता है। अराजक तत्व ही सरकार के करीब आने की पहली कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हो सकता है कि वो इस तरह के लोग जो है तस्वीरें खिंचवा ले या सरकार से जुड़ने के प्रयास भी करते हैं, और अगर कोई रिश्ता नहीं बन पाया तो कम से कम घुस मिल के वो फोटो खिंचवा लेते हैं। और ये अधिकारियों पर दबाव बनता है इस बात का कि हमारे ऊपर बहुत जल्दी हाथ मत रखना। भले ही वो समाजवादी पार्टी से नहीं भी जुड़ा हो, लेकिन उसने तस्वीर खिंचवा ली। और अगर तस्वीर खिंचवाने वाला भी गलत इसलिए नहीं है, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा हो, जनप्रतिनिधि एक विधायक भी होता है और मुख्यमंत्री भी जनप्रतिनिधि होता है। और जनता जब करीब आती है तो वो सर्टिफिकेट नहीं देखता है और एनओसी कोई नहीं देखता है और कोई प्रमाण पत्र ऐसा नहीं देखता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, वो तस्वीर खिंचवा भी लेता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सब जब सरकार आई तो मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि बहुत सारे लड़के हमारे सर्किल में है जो बहुत अच्छे कैरेक्टर के नहीं है। हम उनसे मिलते जुलते जरूर है, कभी वो छोटे मोटे मामलों में अंदर भी होते हैं तो उनसे पूछते भी हैं कि इस तरह की हरकतें क्यों करते हो। वो जब भाजपा का झंडा लेकर दिखाई दिए तो मैंने कहा कि पिछली सरकार में तो तुम अखिलेश यादव का फोटो लेके घूमते थे, तो कह रहे भैया मुकदमे है ना तो बचाव हो जाता। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है। हर गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल, छोटा अपराध करने वाला, बड़ा अपराध करने वाला हर सरकार के करीब जाता है। नहीं करीब जा पाता है तो फोटो खिंचवा लेता है, और नहीं तो प्रकोष्ठ होते हैं ना, प्रकोष्ठ में बड़ी संभावनाएं होती है, खासतौर से हमारे मुस्लिम समाज के भाई लोग। एक तो मुस्लिम समाज के, दूसरे दो चार अगर मुकदमे तो सबसे पहले वो जाते हैं और वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जुड़ जाते हैं। हाँ, दो नेता फंसे हुए हैं, दो नेता प्रयागराज में हैं, लपेटे में हैं। वो कोई बड़ा मामला हुआ है, मैं पूरा इतिहास 3-4-5 घटना है, उसमें अधिकांश वो लोग हैं जो भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। वो इसीलिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आए कि उनकी पर्ची एक ऐसी कट जाए जहां पर इस मामलों से उनका बचाव हो सके। तो ये एक नेचुरल बात है और मैं समझता हूं इस पर पार्टी या तो भाई कम से कम सदस्यता देने के लिए या प्रकोष्ठ से जुड़ने के लिए कम से कम उनकी एक रिपोर्ट देखना चाहिए। ये सारे दलों के लिए, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो या फिर किसी और की भी सरकार हो, कम से कम ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। जानबूझ के तो नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि खतावार तो ऐसे लोग हैं कि ऐसा नहीं था कि अतीक का क्या ग्राउंड है और उसको सांसद बनाया समाजवादी पार्टी ने। इस तरह भाजपा में भी कई ऐसे लोग हैं जिनका बहुत खराब रिकॉर्ड है, लेकिन उनको टिकट दिया गया। और ये तो फितरत है पॉलिटिक्स की और कोई किसी को नहीं कह सकता। दूसरी सबसे अहम बात मैं कहता हूं कि आज जो मनोज जी ने बात कही, ये बात मैं 3 अलग अलग डिबेट में कह चुका हूं और ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है। साक्षी जी से आज कोई बात नहीं की जाए, सिर्फ इस डिबेट की धारा एक तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस के न्यूज को सुनने वाला पूरा प्रदेश जानना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर होने का दावा किया जा रहा है, उस प्रदेश के जेल क्या सुरक्षित हैं? क्या उस जेल, इस प्रदेश के तमाम जितने भी जेल हैं, क्या वो सरकार के हाथ में नहीं है? क्या उनकी सलाखें जो हैं वो इतनी कमजोर हो गई हैं? या वहां तैनात अधिकारी जो हैं वो सरकार के, उड़ीसा सरकार के, राजस्थान सरकार के हैं, या मध्य प्रदेश सरकार के हैं, या बिहार सरकार के हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जेल खुद सरकार कह रही है कि असुरक्षित हैं, उसकी रखवाली हम नहीं कर पा रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही है जब बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं, अतीक क्यों नहीं यूपी में है, इसका साक्षी जी को जवाब देना पड़ेगा और साक्षी जी शायद नहीं दे पाए। उस उत्तर प्रदेश की भाजपा का कोई बड़े से बड़ा नेता नहीं जवाब दे सकता। गोलमोल घुमाएंगे, भूमिका बनाएंगे, डिबेट खत्म। नवेद भाई कोशिश कर लेते हैं, साक्षी जी कोशिश कर लेते हैं, फिर मनोज यादव के पास आएंगे। अगर किसी ने किसी भी घटना को यहाँ उत्तर प्रदेश में हुई है, कोई घटना, उसका आरोपी चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, माननीय योगी जी पे हमें पूरा विश्वास। जेल में क्यों नहीं है? एक प्रश्न है, एक लाइन का, उत्तर प्रदेश के जेल में क्यों नहीं है? देखिए सुन लीजिए, नहीं वो कह रहे हैं, नवेद भाई कह रहे हैं साक्षी जी
कि आपने अतीक को गुजरात क्यों भेज दिया? क्या आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के जेलों में दमखम नहीं है? उसकी सलाखें इतनी मजबूत नहीं है? आपका सिस्टम क्या मौजूद नहीं? आपने तो खुद ही प्रमाण पत्र दे दिया कि यहाँ सुरक्षित नहीं, साबरमती ले जाओ, और वो साबरमती में खेल करके यहाँ प्रयागराज में हत्या करवा देता है। देखिए, जो भी ये जो घटना यहाँ पर हुई है उसके आरोपी चाहे वो साबरमती में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी है उसे सजा दी जाएगी। इस चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। देखिए, कोई भी जब अपराध होता है, जब भी कोई अपराध होता है तो उसके लिए सजा देनी जरूरी है। ये नहीं देखना चाहिए सजा आप लोग क्यों दे रहे हो भाई? आजकल हम देख रहे हैं भाजपा के लोग इस मोड पर हैं। अभी एक मंत्री है जेपीएस राठौर, मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे हैं हम सजा देंगे। ये खुद ही कोर्ट बन जाते हैं कि हम सजा देंगे। ये कौन सी भाषा बीजेपी के लोग बोलते हैं? सजा कोर्ट देगा भैया, आप इनकाउंटर मर जाए वो बात अलग है, लेकिन कहो तो मत कि हम सजा देंगे। देखिए, सरकार की जो मंशा है अपराधियों को लेके, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है किसी भी अपराधी को सजा दिलवाने में। तो अगर कोई आरोपी है, अगर सरकार ही उससे लूज छोड़ देगी, जैसे कि हमने पिछले कार्यकाल में देखा, जब हमने देखा था माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, किस तरीके से जो भी आरोपी था उन्हें छोड़ दिया जाता था। एक या ये भी वो अखिलेश यादव क्या उसकी जमानत कराने आते थे क्या? साक्षी जी, अखिलेश यादव जमानत कराने आते थे भाई, कोर्ट में जाते थे। अगर कोर्ट किसी को जमानत दे देगा तो अखिलेश यादव ने जमानत कराएंगे ना, रोकेंगे? लगभग 2 दर्जन लोग ऐसे थे जो आतंकी, जिनके ऊपर जो आतंकी थे और उनके मुकदमे वापस लिए गए थे अखिलेश जी। आपके यहाँ भी बहुत सारे नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं, दोनों लोग उसी तरीके की स्थिति में हैं। आपके यहाँ भी बड़े बड़े नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए, और विपक्ष के नेता 2-2 साल की सजा में उनकी विधायक की जा रही, और आपके नेताओं को दर्जनों मुकदमे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये हालत है। तमाम लोग वापस कर लिए। दोनों की स्थिति लगभग वही है। मनोज यादव बोलिए, मंथन खत्म हो रहा है। इनके साक्षी दिवाकर के सवालों का जवाब आप दीजिए जल्दी से। मैं सबसे पहले जवाब दूंगा आपके ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का। उन्होंने कहा कि पत्रकार के पीछे मत पड़ो भाई, नेतागिरी वाली बात करो। अरे पुलिस सिस्टम पे बात हुई, इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी कहानी तो मैं भी कह दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर हमने पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन काम किया है। लखनऊ आके आप देख लीजिए प्रयागराज से कि हमने पुलिस सिस्टम को कैसे मजबूत किया है, वो प्रयागराज में भी दिख जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं हमारी पार्टी में अपराधी, उनकी पार्टी में अपराधी हैं, तो मैं मान लेता हूं कि आपकी बात, सारे राजनीतिक दल में अपराधी। एक दौर ऐसा था आज से 20 साल पहले, जब माफिया तंत्र चलता था तो सारे दल में माफियाओं का ही राज होता था। जेल में उसको किसने रोका? उसको अखिलेश यादव जी ने रोका। कैसे रोका? 2012 से उन्होंने चुनाव के प्रचार के दौरान से ही रोका कि मेरी पार्टी में ना डीपी यादव की जगह है, ना अतीक अहमद की जगह है, ना मुख्तार अंसारी की जगह है। ये बीजेपी ने नहीं आज तक मैसेज दिया कि वो कहे कि नहीं नहीं, हमें इन माफियाओं को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। सारे दलों में है। मायावती जी की पार्टी का व्यक्ति और पूरा दोषारोपण समाजवादी पार्टी पे हो रहा है, और समाजवादी पार्टी की हिम्मत देखो कि सारे प्रवक्ता, सारे नेता जवाब दे रहे हैं इस बात पे, और मायावती जी किस बिल में घुस गई पता नहीं। बीजेपी क्यों उनसे सवाल नहीं पूछ रही पता नहीं। ट्वीट कर रहे हैं बहन जी, मनोज यादव कहाँ पड़े हुए हैं? ट्वीट आ रहे हैं बहन जी के बहुत सारे। उन्होंने कहा कि अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो हम निकाल देंगे पार्टी से। अब बीजेपी उनको कब दोषी बनाती है? घोषित किया है। देखिए, उन्होंने ये भी जवाब दिया है। पूरा देखिए उनके 4 ट्वीट है। अच्छा, साक्षी जी और मायावती जी की भाषा एक ही है, दोनों लोग एक साथ बोलते हैं। देखिए, मायावती जी कभी बोलती है, वो बहुत अच्छे से देखिए इनकी पुरानी मनोज यादव कंप्लीट करिए। मैं फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा अब, बस जल्दी से, अब मेरे पास वक्त नहीं, प्लीज। जो अखिलेश जी के साथ फोटो है वो अहमद हसन जी के साथ नहीं आए थे। वो जो उनके बगल में एक ऋचा सिंह जी खड़ी हैं, जो रामायण के रामचंद्र जी की लड़ाई लड़ रही थी, वो वहां से चुनाव की प्रत्याशी थी। उनको अपने समीकरण दुरुस्त करने थे, इसलिए लाके मिलवा दिया मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। कहानी ये है। हम पार्टी में, हमारी पार्टी में ऐसे लोगों की एंट्री बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए उन्होंने नाम बगैर लिए कहा तस्वीर में वो खड़ा है जिस दो लेके आया था, वो राम की रक्षा करने वाले अपराधियों को लेके वोट मांग रहे थे। तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेके तो देखेगी नहीं ना, कोई टेलीस्कोप लेके देखेगी कौन आया। ठीक है मनोज यादव, प्लीज अब कंप्लीट। अब मैं नवेश सिकोह के पास जाऊंगा। नवेश जी, इसका इलाज क्या है 10 सेकंड में? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये लोग तो ढूंढ नहीं पाए, हम लोग 10 सेकंड में क्या ढूंढेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहता हूं। जिम्मेदारी है राजनीतिक दलों की, और राजनीतिक दलों को नकार देना, जनता नकार देगी और नकार देना चाहिए। जिनका चोली दामन का क्रिमिनल्स के साथ में और अराजक तत्वों के साथ में, जिनका फोटो जो गर्व के साथ में प्रोटोकॉल अखिलेश यादव से आप अपॉइंटमेंट नहीं ले पाओगे, हम नहीं ले पाएंगे, गुंडे कैसे चले जाते हैं।
समाजवादी, यही भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें नजर आती हैं। हम आप इंटरव्यू लेने जाए, बात करने जाए, जनता का सवाल करने जाए, हमें समय नहीं मिलता है। उनका कहीं ना कहीं रिश्ता होता है, ये पैसा देते हैं, ये पैसा लेते हैं, ये वोट दिलाते हैं, ये तमाम ये कॉकटेल है, गुंडागर्दी और सियासत की कॉकटेल है। यही ठीक बात है, ठीक बात नवेद भाई। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, फाइनल कमेंट। नवेद साहब कह रहे हैं कि ये कॉकटेल है और ये ऐसे कॉकटेल चलता रहेगा और ये सब मदहोश रहेंगे और जनता मरती रहेगी। दुर्गेन जी, ये जो दो तस्वीरें दिखाई गई, एक अखिलेश यादव जी के साथ और दूसरी ये जो दूसरी तस्वीर दिख रही है, उदयभान करवरिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये तीनों भाई एक विधायक की हत्या में जेल में हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। इन्होंने जवाहर यादव विधायक की हत्या की थी। इसी हाईकोर्ट कई बार कह चुका है कि इलाहाबाद के भीतर कानून व्यवस्था ठीक नहीं, दोनों तरफ विधायकों को मारने वाले, दोनों तरफ विधायकों को बचाने वाले, ये दोनों लोग मिलकर, दोनों ने सारी सियासी पार्टियां मिलकर आम लोगों को बस उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी से इनको काम करना चाहिए। डेमोक्रेसी में विधायिका की जो अपनी जगह है, उसकी भूमिका का निर्वहन न विपक्ष करता दिख रहा है और न सत्ता पक्ष इतना संवेदनशील हो रहा है कि हम लोगों को आश्वस्त कर सकें कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में रूल ऑफ लॉ है, हम डरे नहीं। ये तो संयोग की बात है, सौभाग्य था इस शहर का, प्रयागराज का, कि जिस वक्त हत्या हुई वहां राहगीर नहीं मारे गए, वरना जवाहर यादव की हत्या हुई, विधायक को दौड़ाकर स्टेन गन से मारा। और इलाहाबाद में आए दिन इस तरह की हत्याएं होती हैं। और इलाहाबाद की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं प्रयागराज का, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट भी है, माननीय हाईकोर्ट भी कहता है कि यहाँ खतरे हैं। तो कौन सी सरकार इस तरफ संवेदनशील होना चाहती है? अब आपके केटीवी के जरिए मेरा सवाल सीधे नागरिकों के सामने पहुंचाना चाहता हूं कि केवल इन बहस मुहाविसों से काम चलने वाला नहीं। आप जब तक वोट ठीक आदमी को नहीं करोगे, जब तक आप उसको हरा कर नहीं भेजोगे, जब तक आप अपना सेल्फी तो सिको साहब, सेल्फी तो पॉलिटिकल स्टार्टअप है। एक सेल्फी ले लीजिए, उसके बाद ट्रांसफर का धंधा कर लीजिए, सिपाही का तबादला करा लीजिए, मोहल्ले में रहो। बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र, बहुत शुक्रिया नवेद सिको साहब, बहुत शुक्रिया मनोज यादव, साक्षी दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन का जो तत्व है, सार तत्व यही निकला कि राजनीति करने वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का नाम राजनीति नहीं है। ये बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है और इस जिम्मेदारी को अगर आपस में समन्वय बिठाकर किया जाए तो वास्तव में समाज का कल्याण हो सकता है। और आज चलते चलते में हम एक ऐसे ही शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। राजेंद्र बाबू को सत सत नमन, सत सत प्रणाम। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1963 में उनका देहावसान हो गया था। राजेंद्र प्रसाद सादगी और ईमानदारी के अवतार थे, प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने जीवन भर विदेशी वस्त्र न पहनकर देशवासियों को स्वदेशी वस्त्र पहनने का संदेश दिया। सभी सम्मान से इन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू ही कहते थे। स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले में हुआ था। अब ये सीवान है। जीरादेई नाम का गांव, जहां एक परिवार में उनका जन्म हुआ। इन्होंने 1907 में इकोनॉमिक्स में एमए किया और 1915 में कानून में मास्टर डिग्री पूरी की। राजेंद्र बाबू गोल्ड मेडलिस्ट थे। तमाम जीवन भर वो अपने सिद्धांतों और उस पर चलते रहे और देश के पहले राष्ट्रपति बने। क्या हम ऐसी शख्सियतों से, यहाँ के नेता, हम सब नागरिक, क्या राजेंद्र बाबू से नहीं प्रेरणा ले सकते? बहुत बहुत धन्यवाद। सत सत नमन, सादर प्रणाम।